हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दो उदाहरण दीजिए पौधों और जंतुओं के बीच सहजीवन का। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो प्रकृति होती है उसमें विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो संबंध पाए जाते हैं। और ये जो संबंध व अंतःक्रियाएं यहाँ पर होती है, इसमें एक संबंध होता है जिसे हम यहाँ पर जो है सहजीवन के नाम से जानते हैं। अब अगर सहजीवन की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सहजीवन या फिर जो यहाँ पर सहकारिता होती है, यह एक प्रकार का यहाँ पर संबंध होता है जो कि जीवों के मध्य में या पादप व जीव के मध्य में संपन्न होता है। पर इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है दोनों जीवों व पादपों को यहाँ पर जो है लाभ होता है। तो इसे प्लस प्लस के साइन से हम यहाँ पर जो है दिखाते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें सहजीवन के उदाहरण की, तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत यहाँ पर अगर दो जीव होंगे या दो जीव या फिर दो पादप यहाँ पर होंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पादप व जीव हो, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का अगर संबंध हो तो इसके मध्य में यहाँ पर जो है सभी को लाभ होगा। इसमें शामिल होने वाली अंतःक्रियाओं में सभी को यहाँ पर जो है लाभ प्राप्त होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें इसके उदाहरण की, तो उदाहरण के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सबसे पहला अगर हमारा उदाहरण यहाँ पर कहेंगे तो वो हमारे यहाँ पर होगा अंजीर के जो वृक्ष होते हैं और यहाँ पर जो वेस्प नाम की जाति होती है उसके मध्य। तो अंजीर व वेस्प के मध्य अगर हम यहाँ पर इनकी बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो अंजीर का फल होता है उसके अंदर यहाँ पर जो है मादा वेस्प जो होती है वो यहाँ पर जो है अंडे दे देती है। और ये जो अंडे यहाँ पर देती है, तो अंडे जो होते हैं फल के अंतर्गत यहाँ पर जो है एक तो पोषण प्राप्त करते हैं, इसके अतिरिक्त इनको जो है आवास भी यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। वह इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है फल में ये अंडे को पोषण देती है और पादप के करीब रहने की वजह से, वह पादप में पुष्पों में यहाँ पर रहने की वजह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो वेस्प होती है वो यहाँ पर जो है परागणकारी के रूप में कार्य कर जाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन दोनों को ही यहाँ पर फायदा है। वेस्प यहाँ पर जो है परागण की क्रिया संपन्न करवा रही है, तो वेस्प को यहाँ पर पादप अंजीर को फायदा है, और वेस्प के अंडे यहाँ पर जो है पोषण व आवास प्राप्त कर रहे हैं तो इन्हें भी यहाँ पर फायदा है। इसके पश्चात अगर अन्य उदाहरण की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आर्किड होता है पादप उसकी, और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है मक्खी की प्रजाति की, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि इसके अंतर्गत यहाँ पर जो आर्किड होता है इसके लिए यहाँ पर मुख्य रूप से जो मक्खी होती है वो आर्किड को लेकर आकर्षित होती है। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके जो यहाँ पर कुछ फूल होते हैं, पुष्प, तो ये जो पुष्प होते हैं इनमें यहाँ पर जो है इन पुष्प का जो रूपांतरण होता है वो यहाँ पर जो है मादा मक्खी के समान हो जाता है। अब मादा मक्खी के समान यहाँ पर जो है रूपांतरण होने की वजह से नर जो होते हैं वो यहाँ पर आकर्षित होते हैं। वो आकर्षित होने की वजह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इनके अंतर्गत एक क्रिया संपन्न होती है जिसे हम यहाँ पर जो है कूट मैथुन के नाम से जानते हैं। और ये जो क्रिया यहाँ पर संपन्न होती है इसकी वजह से सामान्य रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो परागणकारी क्रिया संपन्न होती है। परागणकारी का अर्थ है कि यहाँ पर जो है परागकण जो होते हैं नर के पैरों से लग जाते हैं, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो है परागणकारी के समान यहाँ पर सहायता प्रदान करता है। वह इसके अतिरिक्त अगर हम यहाँ पर बात करें आर्किड के लिए, यहाँ पर जो है परागणकारी के समान सहायता प्रदान करता है, और मक्खी के लिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो होता है लाभदायक होता है, क्योंकि ये जो होता है लैंगिक कपट में यहाँ पर इसको सहायता प्रदान होती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लैंगिक रूप से इसको यहाँ पर सहायता प्रदान होती है। इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं दो उदाहरण, अंजीर वेस्प व आर्किड व मक्खी। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।